मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल एंट्री क्या होता है? ये क्वेश्चंस हर डिप्लोमा वालों के दिमाग में। आज हम लोग लेटरल एंट्री से रिलेटेड पूरा डिस्कशन करेंगे, ए टू जेड। लेटरल एंट्री क्या होता है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है एडमिशन का, सिलेबस में क्या आता है, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का कोई लेटरल एंट्री एग्जाम होता है। ऐसे सभी क्वेश्चंस का जवाब देने मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेटरल एंट्री होता क्या है। लेटरल एंट्री एडमिशन का एक प्रोसेस है डिप्लोमा वालों के लिए इन बीटेक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डिप्लोमा वाले जो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पॉलिटेक्निक के बाद प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्लेसमेंट की बजाय हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, और डेफिनेटली जाना भी चाहिए। अगर ग्रोथ करनी है तो उनको जाना भी चाहिए। तो जो बच्चे डिप्लोमा के बाद हायर डिग्री करना चाहते हैं तो उनको बीटेक में एडमिशन लेना होता है। लेकिन डिप्लोमा करने का एक बहुत बड़ा फायदा होता है उनको कि बीटेक में 1 साल की उनको रिलैक्सेशन मिल जाती है। बीटेक नॉर्मली 4 साल की होती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। जो 12th वाले बच्चे जेई मेंस के थ्रू एडमिशन लेकर के फर्स्ट ईयर में जाते हैं, उन्हीं की क्लास में हमें सेकेंड ईयर में जाकर के बैठने का मौका मिलता है। जब उन लोगों को पढ़ाई करते हुए 1 साल हो जाता है तो डिप्लोमा वाले बच्चे उसमें जाकर के सेकेंड ईयर में सीधा बैठते हैं। मतलब उनको 1 साल की बीटेक की पढ़ाई नहीं करनी, 1 साल की फीस पेमेंट नहीं करनी। ये बहुत बड़ा फायदा होता है डिप्लोमा वालों के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेटरल एंट्री एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? तो लेटरल एंट्री के थ्रू अगर बीटेक में कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, जिस एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है लीट, LEET, लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है लीट। लीट के थ्रू एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं? तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हमको फॉर्म फिल करना। फॉर्म कब आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। उसके बाद जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं तो हमारे पास एडमिट कार्ड आता है और हमारा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो इसलिए हमको एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना होता है। एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के बाद हमारा रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में हमको मालूम चलता है अपनी रैंक, हमारी पोजीशन क्या है। अगर 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 10,000 बच्चों में से हमारी क्या पोजीशन है एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, उसके बेसिस पर हमें काउंसलिंग करनी होती है। अब काउंसलिंग क्या है? क्या आज सामने सामने बैठ करके बातें करनी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग का मतलब होता है हमें अपनी ऑनलाइन चॉइस फिल करनी होती है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? सपोज कीजिए एक बच्चा है अखिल। अखिल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। अब बीटेक में वो क्या लेना चाहता है? वो मैकेनिकल लेना चाहता है, इलेक्ट्रिकल लेना चाहता है, कंप्यूटर साइंस लेना चाहता है, वो क्या लेना चाहता है? कुछ लोगों को लगता है कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल ही लेना चाहेगा या उसको मैकेनिकल ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आगे आने वाली वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग क्या होती है? तो काउंसलिंग ऑनलाइन अपनी चॉइस फिल करने का एक तरीका होता है उनकी वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद फाइनली हमारा रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट में हमको पता चलता है कि हमको कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा कॉलेज नहीं मिला। अगर हमारी अच्छी रैंक आई है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो डेफिनेटली हमको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर हमें अपनी चॉइस की चीज मिलती है और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली फीस सबमिट करके हमें अपना फाइनल एडमिशन करवा लेना होता है। और इस तरीके से बीटेक में एडमिशन हो जाता है और एक हमारी एक नई जर्नी की शुरुआत हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या होता है? जो बच्चे डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बच्चों 3 साल का या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि
कुछ बच्चे डिप्लोमा में लेटरल एंट्री के थ्रू आते हैं, जो 12th के बाद या ITI के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेते हैं, तो उनको 2 साल का ही डिप्लोमा करना होता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो क्या वो बच्चे डिप्लोमा के बाद बीटेक नहीं कर सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बच्चे भी बीटेक कर सकते हैं, बिकॉज उनका प्रोसेस, उनका टाइम पीरियड बेशक से 2 साल का होता हो, लेकिन डिप्लोमा उनका 3 साल का ही माना जाता है। ठीक है, तो 3 साल का या 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो बच्चे बीटेक कर सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा में 45 to 60% मार्क्स भी होने चाहिए। 45 to 60% का मतलब क्या है? हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। कोई यूनिवर्सिटी 45% बोलती है, कोई 50% बोलती है, कोई 60% बोलती है। 60% से ऊपर आपको ना के बराबर चांसेस है कि मिलेगा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि 60% से ऊपर मिल रहा है कि 70% या 75% 80% हमको एंट्रेंस के लिए चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, तो जिन भी बच्चों के 60% मार्क्स हैं डिप्लोमा में, वो बच्चे सभी लेटरल एंट्री के अंदर अपीयर हो सकते हैं। राइट, अब हम चलते हैं फाइनल ईयर के बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल ईयर के बच्चे क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? बहुत बच्चों का डाउट होता है ये, हम फाइनल ईयर में हैं, क्या सर हम अभी अप्लाई कर सकते हैं? अभी तो हमारा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, मैं फाइनल ईयर में पहुंच गया हूं, क्या अपीयर कर हो सकता हूं? मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा? डोंट वरी बच्चों, अगर आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चों का एक और डाउट होता है, सर मेरी थर्ड सेमेस्टर में बैक थी, क्या मैं अपीयर हो सकता हूं? बेटा, अपीयर जरूर हो सकते हो, लेकिन जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आप सारे सब्जेक्ट पास होने चाहिए। बात समझ आ रही है? मतलब कि अगर आपका एडमिशन जुलाई 2025 में होता है तो जुलाई 2025 तक आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाने चाहिए। यह प्रोसेस होता है किस चीज का? फाइनल ईयर में एडमिशन का। फॉर्म फिल करते टाइम में आपको किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं आप लोग, आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अपने डॉक्यूमेंट लगाने की। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट तब करने हैं जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इन द लास्ट। अब वो लगभग जुलाई अगस्त के आसपास होता है। राइट, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्या पूरे इंडिया के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कोई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई कॉमन लीट एग्जाम होता है? तो नो, पूरे इंडिया के लिए कोई कॉमन एग्जाम नहीं होता। पूरे इंडिया की यूनिवर्सिटीज में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेने के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। जैसे बच्चों का डाउट होता है कि सर जैसे 12th वाले बच्चों के लिए जेई मेंस का एग्जाम होता है, ऐसा ही हमारे लिए भी बता दिए, जो एग्जाम दे दें और उस एग्जाम के थ्रू हमको एडमिशन मिल जाए, हम चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्लोमा वालों के लिए कोई जेई मेंस नहीं। डिप्लोमा के थ्रू, डिप्लोमा के बाद लेटरल एंट्री के थ्रू अगर एडमिशन लेना है तो वहां पर 3 तरीके से एग्जाम होते हैं। या तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है बच्चों, या फिर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपना अपना एग्जाम कंडक्ट करती है, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि पूरे स्टेट का एग्जाम एक साथ हो जाता है। पूरे स्टेट में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, सबका एग्जाम एक साथ हो जाता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। एनटीए कौन सा एग्जाम कंडक्ट करवाती है? एनटीए एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है CUET। इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया के, बट लेटर एंट्री के थ्रू कुछ कॉलेज हैं जो एग्जाम, यही एनटीए बड़े बड़े एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। जेई मेंस का भी एग्जाम जो है वो लेटर एनटीए ही करवाती है कंडक्ट। एंट्रेंस करवाती है किसका? CUET लीड का। CUET का नहीं, CUET का करवाती है, CUET लीड का बच्चों। CUET लीड का एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए। उसके अंदर यूपी के लगभग सारे कॉलेजेस कवर्ड है। सारे नहीं, लगभग कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं जो एनटीए के थ्रू, जो CUET के थ्रू एडमिशन नहीं लेती हैं, लेकिन मोस्टली जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी CUET लीड के थ्रू एडमिशन लेती हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि क्या पूरे इंडिया के सभी कॉलेज? नहीं, कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी होती हैं जो CUET के थ्रू एडमिशन नहीं लेती हैं,
जैसे आईपी यूनिवर्सिटी, जैसे डीटी यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, जो लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन देती है। ये यूनिवर्सिटीज सीयूईटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं, ये लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम कवर करवाते हैं। बात समझ आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। स्टेट वाइज एग्जाम कैसे होता है? स्टेट वाइज एग्जाम का क्या मतलब है? कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो अपने पूरे स्टेट की यूनिवर्सिटीज के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। जैसे झारखंड, झारखंड के अंदर पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं होता है, झारखंड के अंदर D2D एग्जाम होता है। झारखंड के अंदर D2D एग्जाम होता है, जो झारखंड के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने कॉलेज हैं, सारे के सारे D2D एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं। इसको बोलते हैं D2D लेटरल एंट्री। बिहार के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी की सारी एक ही एग्जाम के थ्रू, जिसको बोलते हैं BCECE LE, इसके थ्रू एडमिशन लेते हैं। बात समझ आ गई कि एक एग्जाम सीयूईटी एंट्री कंडक्ट करवाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। अब पता कैसे चलेगा आपको? मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में जब जब उनके फॉर्म आएंगे आप लोगों को बताता रहूंगा कि अब आईपीयू का फॉर्म आ गया है, अब डीटीयू का फॉर्म आ गया है, अब सीयूईटी का फॉर्म आ गया है, अब बीसीईसी का फॉर्म आ गया है। इस तरीके से सारी चीजें बताता रहूंगा, और उनसे पहले जब उनका फॉर्म आए उससे पहले उनकी इंपॉर्टेंट डेट, टेंटेटिव डेट कब आ सकता है फॉर्म, मैं आप लोगों को यह भी बता। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेबस क्या होता है लेटरल एंट्री का? जिन बच्चों को ये नहीं पता कि सिलेबस क्या होता है वो ध्यान देंगे इस बात पर कि हर यूनिवर्सिटी का, हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग सिलेबस होता है। सभी यूनिवर्सिटीज का कॉमन सिलेबस नहीं होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। ठीक है, मैं एक एक करके सबके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आईपीयू का डिटेल सिलेबस क्या होता है, डीटीयू का डिटेल सिलेबस क्या होता है, क्या क्या आता है, सीयूईटी के सिलेबस में क्या क्या आता है, सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जितनी भी है बीसीईसी, D2D, सबके बारे में। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को 3 यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे देता हूं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं डीटीयू लीड के लिए। डीटीयू लीड में क्या क्या आता है, उसके बाद हम बात करेंगे आईपीयू लीड के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे सीयूईटी लीड के बारे में। अगर हम लोग बात करें डीटीयू लीड की, तो डीटीयू लीड के अंदर ओनली 3 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स, सेकंड इज रीजनिंग, एंड थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट मैथमेटिक्स, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग, and last is quantitative aptitude. ये 3 पोर्शन आते हैं डीटीयू लीड के एग्जाम में। कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं इनसे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैथमेटिक्स से बेटा 40 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आईपीयू लीड के बारे में। आईपीयू लीड के अंदर टोटल 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए मैथमेटिक्स, सेक्शन बी रीजनिंग, सेक्शन सी मैकेनिक्स। बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर हम तो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, क्या हमें भी अपने एग्जाम में मैकेनिक्स देना होगा? हमें तो मैकेनिक्स आती ही नहीं है। बेटा यूनिवर्सिटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता क्या है क्या नहीं आता है। उनका एग्जाम बिल्कुल कॉमन एग्जाम होता है, सभी ट्रेड के लिए सेम एग्जाम होता है। हर किसी ट्रेड के बच्चे को मैकेनिक्स का एग्जाम, मैकेनिक्स अटेम्प्ट करना होता है एग्जाम के अंदर।
और फोर्थ पोर्शन के अंदर बेटा 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लास्ट इज कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं बेटा? तो मैथमेटिक्स से मैं बता दूं आप लोगों को, मैथमेटिक्स से टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, रीजनिंग के सेक्शन में भी टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैकेनिक्स के सेक्शन में भी टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, और तीनों को मिला करके टोटल 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इस तरीके से एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा। ठीक है, यहां पर टोटल हमारे पास 90 क्वेश्चंस होंगे। अब बात करते हैं सीयूईटी लीड की। सीयूईटी लीड का सिलेबस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसके अंदर 3 एग्जाम देने होते हैं। ठीक है, 3 एग्जाम का पूरा डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बताता हूं कि क्या क्या पढ़ना होता है। अप्लाइड मैथमेटिक्स, बेटा यहां पर भी अप्लाइड मैथमेटिक्स था, यहां पर भी अप्लाइड मैथमेटिक्स था। सेकंड, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में क्या क्या पढ़ना होता है बेटा? हमको रीजनिंग पढ़ना होता है, हमें एप्टीट्यूड पढ़ना होता है, और हमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये भी पढ़ना होता है। ये सब कुछ हमको सीयूईटी लीड के लिए तैयार करना होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम होता है जिसके अंदर हमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, हर बच्चे ने पढ़ी होगी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और कंप्यूटर साइंस, ये सारा कुछ सीयूईटी लीड के एग्जाम में हमको देखने को मिलता है। कितना कितना पोर्शन आता है, कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी है, बिकॉज इसके अंदर ऑप्शन भी मिलते हैं कि 35 में से हमको 25 क्वेश्चन करना है, इस तरीके से हमको मिलता है। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर बताऊंगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास लीड का सिलेबस होता है, और मैं इन सभी लीड के सिलेबस को एक एक करके पूरी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी वीडियो में अगर कवर करता हूं मैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। लेटरल एंट्री का एग्जाम, कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर लेटरल एंट्री का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है? तो बच्चों, इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्टेट, कहीं का भी लेटरल एंट्री का एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं होता है, ओनली ऑब्जेक्टिव ही होता है लेटरल एंट्री का एग्जाम। राइट, अब बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग भी होती है? तो हाँ बिल्कुल बच्चों, नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, कहीं कहीं 1/3 की भी मार्किंग होती है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। लेटरल एंट्री का फॉर्म कब रिलीज होता है? तो बेटा फरवरी टू जून के बीच में लेटरल एंट्री का फॉर्म रिलीज हो जाता है। मतलब फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, क्या मतलब, क्या बोलना चाह रहे हैं सर? मतलब बेटा ये कि किसी यूनिवर्सिटी का फरवरी में रिलीज होता है, किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में, इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग टाइम पर फॉर्म रिलीज होते हैं। जब जब फॉर्म निकलेंगे तब तक मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। लेटरल एंट्री का एग्जाम कब होता है? यहां बात चल रही थी कि कब फॉर्म निकलता है, यहां बात चल रही है कब होता है। तो बेटा अप्रैल टू जुलाई के बीच में इनका एग्जाम हो जाता है। मतलब लगभग लगभग 1.5 महीने के बाद, जब भी फॉर्म फिनिश होते हैं उसके 1 महीने के बाद आप लोगों का एग्जाम आने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए जिन बच्चों को तैयारी करनी है, जिन बच्चों को लेटर एंट्री के थ्रू बीटेक में एडमिशन लेना है, वो सभी बच्चे पूरी तरह से जुट जाएं, पूरी तरह से लग जाएं, बिकॉज जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है, डेफिनेटली हमको एडमिशन लेना है ना, अगर एडमिशन लेना है बेटा तो बिल्कुल ढीला ना छोड़ो, फटाफट अपनी बुक उठाओ और लग जाओ बीटेक एंट्रेंस की तैयारी के लिए। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है दिमाग में बच्चों के, क्या आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेने के लिए अपनी ट्रेड स्विच कर सकते हैं? मैं बात कर रहा था अखिल की। अखिल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा है। अखिल चाहता है कि मुझे बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंटिन्यू नहीं करना है,
मैं सीएस में जाना चाहता हूं, तो क्या वो सीएस में जा सकता है? देखो मैंने क्या आंसर दिया है, मैंने यहां आंसर दिया है यस या फिर पॉपुलर स्विच। क्या मतलब हुआ बताता हूं मैं आप लोगों को। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जैसे आईपीयू हुई, डीटीयू हुई, इनमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी ट्रेड का बच्चा होगा किसी भी ट्रेड में जा सकता है। मैकेनिकल का बच्चा कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी किसी में भी जा सकता है, एक्सेप्ट आर्किटेक्चर छोड़ करके। आर्किटेक्चर के लिए बीटेक नहीं होती, बी आर्क होता है, तो वो छोड़ दिया जाए। अगर आर्किटेक्चर का बच्चा होगा तो उसके लिए लेटरल एंट्री होता ही नहीं है, उसको बी आर्क करना होता है, वो 5 साल का प्रोसेस होता है। ठीक है, हम बात करें बीटेक की, तो आर्किटेक्चर छोड़ दो बेटा। अगर आर्किटेक्चर छोड़ दें तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है होती है जो स्विच को पूरी तरह से अलाउ करती है, 100% अलाउ करती है, जैसे आईपीयू, डीटीयू। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो ओनली पॉपुलर स्विच लेती हैं। पॉपुलर स्विच का मतलब क्या होता है? अपने से रिलेटेड फील्ड में ही स्विच लेती हैं। जैसे मैं बात करता हूं थापर यूनिवर्सिटी, थापर यूनिवर्सिटी ओनली पॉपुलर स्विच लेती है बेटा। अगर मैकेनिकल का बच्चा कंप्यूटर साइंस में जाना चाहेगा तो नहीं जा सकता है। बात समझ में? कंप्यूटर साइंस का बच्चा मैकेनिकल में आना चाहेगा तो वो भी नहीं आ सकता है। ओनली पॉपुलर स्विच उसने अपने ब्रोशर में दिया हुआ होता है कि कौन से स्विच में कौन से ट्रेड का बच्चा कहां कहां जा सकता है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन का बच्चा कंप्यूटर आईटी में जा सकता है। कंप्यूटर वाला तो कंप्यूटर में जा ही सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का कंप्यूटर आईटी में जा सकता है, और कंप्यूटर आईटी का बच्चा भी इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आ सकता है। राइट? इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बच्चा ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन में जा सकता है, और उसी तरीके से ऑटोमोबाइल मैकेनिकल प्रोडक्शन का बच्चा भी मैकेनिकल में आ सकता है। राइट? सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा, ये गलत टाइपिंग हो गई है बेटा, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, डीटीयू में भी होती है एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का बच्चा बीटेक करना चाहता है एनवायरमेंट से तो जा सकता है, एनवायरमेंट से डिप्लोमा किया बच्चे ने, सिविल इंजीनियरिंग में आना चाहता है तो आ सकता है। तो इनको बोलते हैं पॉपुलर स्विच। वो हमें जब भी रिजल्ट, जब भी फॉर्म रिलीज होगा तो उस टाइम में चेक करना होगा कि क्या अलाउड है इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर ट्रेड स्विच करना। जरूरी है ब्रोशर को पूरा पढ़ना, एक एक चीज फॉर्म फिल करने से पहले, अपनी फीस सबमिट करने से पहले एक एक चीज को पढ़ना, एक एक चीज को समझना। हर यूनिवर्सिटी के लिए जिस जिसका भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझ आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर लेटरल एंट्री एग्जाम। लेटरल एंट्री एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस एग्जाम के लिए, कौन से लेटरल एंट्री के एग्जाम के लिए आपको कितना फोकस करना चाहिए। हर एक यूनिवर्सिटी के लिए मैं आप लोगों को अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, बाय बाय। अगर आप लोगों को कुछ भी लेटरल एंट्री से डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे दिए हुए नंबर पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी भी टाइप का डाउट आप लोगों के लिए मैं हमेशा रेडी हूं। थैंक यू सो मच।